बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th हमारी और सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा। तो सेशन 2022-23 के अकॉर्डिंग जो आपकी क्वेश्चन पेपर रिलीज किए गए इट मींस ये क्वेश्चन पेपर ये वीडियो बोर्ड एग्जाम 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब इस क्वेश्चन पेपर को हम कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में देखेंगे। हिंदी लैंग्वेज में बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहेंगे उनके लिए भी क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे कि ये आपका ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई का। इसे आप चाहो तो सीबीएसई की साइट से डाउनलोड कर सकते हो। इसमें एमसीक्यू बेस्ड और जो इस तरीके से देख सकते हो सेक्शन नंबर भी में 2 मार्क्स से क्वेश्चन है, 3 मार्क्स से क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन का आंसर हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा और इंग्लिश में भी आंसर आपके लिए मैं प्रोवाइड कर दूंगा, चाहे वो 2 मार्क्स के हो, 3 मार्क्स के हो या 5 मार्क्स के हो। हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखो, जब भी आप अपना फिजिकल का एग्जाम देने के लिए जाओगे, इवन कोई भी बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाते हो, तो यहाँ पे एक सेट होता है, 4 सेट होते हैं, 1 2 3 4 एक सेट आएगा। ये क्वेश्चन पेपर का फ्रंट पेज होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक कोड होगा, यहाँ पे एक सीरीज होगी, ये हमेशा अलग होता है, याद रखना। और आपके एडमिट कार्ड में जो सीबीएसई का रोल नंबर है उसे आप यहाँ पे लिखते हो। कुछ नोट होते हैं जैसे कि टोटल जो पेजेस हैं वो कितने हैं, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं आपके। और ये टीचर्स की जिम्मेदारी है कि आपको ना, जैसे आपका एग्जाम का टाइम है उससे ठीक 15 मिनट पहले आपको पेपर दे दिया जाए, क्योंकि ये आपका हक है, ये एक रूल है कि 15 मिनट पहले आपको पेपर दिया जाएगा, पेपर को एनालाइज करने के लिए, उसको समझने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं। टाइमिंग 3 घंटे की है, मैक्सिमम मार्क्स हमारे टोटल 70 है। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर टोटल 5 खंडों में बटा हुआ होगा, टोटल क्वेश्चन 37। यहाँ पे खंड ए जो है इसमें 18 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू बेस्ड और इसमें कोई भी चॉइस नहीं होगी। दूसरा खंड बी जो है 19 से 24, टोटल यहाँ पे 6 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, लेकिन किन्हीं 5 का आपको आंसर देना है, यानी कि एक चॉइस 2 मार्क्स में मिल गई। खंड सी इसमें 23 से 25 से 30, इट मीन 6 क्वेश्चन इसमें भी होंगे 3 मार्क्स, लेकिन इसमें 5 करने तो एक चॉइस इसमें मिल गई। खंड डी है 31 से 33, ये सोर्स बेस्ड है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन। खंड ई सबसे आखिरी है 24 से 34 से 37, इसका मतलब टोटल यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से कोई 3 क्वेश्चन आपको करने हैं 5-5 मार्क्स, यानी कि 2 नंबर में एक चॉइस है, 3 नंबर में एक चॉइस है, 5 नंबर में चॉइस है। टोटल 3 चॉइसेस हैं आपकी। और एक चॉइस पता है कहाँ मिलेगी आपको? ये जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है ना, केस स्टडी वाले, इसमें एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन में चॉइस और मिलेगी, तो देखेंगे आगे चल के अभी। तो यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे इजीली रीड आउट कर सकते हैं सेक्शन ए बी सी डी ई इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पेपर की शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। एंड मैं ये आशा करता हूं कि वीडियो को देखने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर के हर एक पहलू का अच्छे तरीके से अध्ययन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे शुरुआत हो जाती है हमारे सेक्शन नंबर ए की, जिसमें मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं टोटल 18। देखिए हर क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर पहला है, आसन की पहचान कीजिए। तो ये जो आप इमेज देख रहे हो, इस इमेज में किस आसन को दर्शाया गया है? तो राइट आंसर है इसका धनुरासन को दर्शाया गया है। कौन सा आसन? धनुरासन। आगे देखिए, अब ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए और ये आपके लिए भी आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है, आपके लिए भी आ जाएगा। इनमें से कौन सा आसन भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है? तो ऐसा कौन सा आसन है जिसे आप भोजन करने के बाद भी कर सकते हो? तो उसे कहते हैं वज्रासन, ऑप्शन थर्ड। इसी तरीके से इंग्लिश में आइडेंटिफाई द आसन दैट इज धनुरासन एंड विच आसन अमॉन्ग्स्ट दिस कैन बी डन जस्ट आफ्टर हैविंग मील्स दैट इज वज्रासन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, एक व्यक्ति जो नई चीजें, नई अवधारणाएं और नए अनुभव सीखना पसंद करता है, तो सिंपल सी बात है उसे किस रूप में वर्गीकृत करेंगे? खुलेपन में। A person who likes to learn new things, new concept, new experience, that is categorized opens। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फोर्थ राइट है। अब देखिए थर्ड क्या है, जिम्नास्टिक में जो गाड़ी का पहिया होता है ये किस चीज का उदाहरण होता है? तो ये उदाहरण होता है गतिशील संतुलन का, यानी कि डायनामिक एक्वालियम का। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखिए, धीमी चिकोटी तंतु किस रंग की होती है? तो सिंपल सी बात है भाई, बहुत सिंपल सा आंसर है, लाल रंग की होती है, यानी कि रेड कलर की होती है। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 5 है, मौके पर जो कूदना ये किस चीज का उदाहरण है? यानी कि अगर आप जंप करते हो ऑन द स्पॉट, तो ये किस चीज का यहाँ पे एग्जांपल हमारे सामने पेश करता है? तो ये होता है आइसोटोनिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। ठीक, 6 देखिए, लंबी कूद में टेक ऑफ
किस शक्ति का उदाहरण होता है? तो जब आप लंबी कूद में टेक ऑफ करते हो, टेक ऑफ इन लॉन्ग जंप इज एन एग्जांपल ऑफ विच स्ट्रेंथ? दैट इज हाँ, विस्फोटक ताकत, दैट इज एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। ऑप्शन पहला राइट है। 7 देखिए, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो रक्त से कार्यशील मांसपेशियों के द्वारा अवशोषित और उपभोग की जाती है, उसे क्या कहते हैं? यानी कि ऑक्सीजन की वह मात्रा जो हमारे शरीर में रक्त से कार्यशील मांसपेशियों के द्वारा अवशोषित कर ली जाए, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं ऑक्सीजन तेज, यानी कि ऑक्सीजन उपटेक, इस तरीके से इंग्लिश में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। 8वां है, त्वरण के नियम में किस वस्तु का त्वरण करके डैश के व्युत्क्रम अनुपात में होता है? अर्थात त्वरण का जो नियम है, इसमें क्या होता है कि किसी भी वस्तु का जो त्वरण है उसके किस व्युत्क्रम अनुपात में होता है। तो किस में होता है ये हमें समझाना है। तो ये होता है मास में, यानी कि द्रव्यमान में होता है। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन acceleration of an objective is inversely proportionate to its that is mass। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 9 क्या कहता है। इसमें अभिकथन और कारण है, तो इस बार तैयार हो जाओ क्योंकि इस बार आपके सामने अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं। अभिकथन है हमारा, आंतरिक प्रेरणा के दीर्घकालिक लाभ होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम अंदर से हमें प्रेरणा मिलती है तो वो हमारे लिए दीर्घकालिक लाभ सिद्ध होते हैं। कारण क्या है? इसके पीछे कारक स्वाभाविक रूप में ऐसे कार्यों का अनुसरण कर रहे हैं जो मजा, आनंद, पूर्ति या चुनौती प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे हमें समझाना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सी व्याख्या करता है। तो इस संबंध में हम देखेंगे जो ए है और आर, अभिकथन और कारण, बिल्कुल दोनों सही है। और यहाँ पे जो कारण है यानी कि जो आर है, ये सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी कि ऑप्शन पहला हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे इंग्लिश में इजीली रीड आउट कर सकते हो। ये है हमारा क्वेश्चन असर्शन एंड ये है रीजन। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। अभी देखो हमारे जो जब 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ना, तब आपको बड़ा मजा आएगा क्वेश्चन आंसर समझने में। अभी थोड़ा सा लग रहा होगा एमसीक्यू बेस्ड है, चलो ठीक है, चलने दो। अभी जब बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर आएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से। क्वेश्चन 10 है, कार्बोहाइड्रेट जो पानी में घुलनशील होते हैं और संरचना में क्रिस्टलीय होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? तो सिंपल सी बात है, इन्हें क्या कहते हैं? तरल कहते हैं। देखो आंसर एक मिल गया हमें, क्या कहते हैं? सिंपल कहते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स विच आर सॉल्व इन वाटर एंड क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर, दैट इज सिंपल। देन क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इनमें से कौन सा सूक्ष्म खनिज नहीं है? ऐसा कौन सा खनिज इनमें से जो एक सूक्ष्म खनिज नहीं है? तो वो है बेसिकली यहाँ पे मैग्नीशियम, यानी कि विच अमोंग दिस इज नॉट माइक्रो मिनरल, दैट इज मैग्नीशियम। ओके, 12 देखिए, हाइट बढ़ाने में कौन सा आसन सहायक होता है? यानी कि विच आसन इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग योर हाइट? तो दैट इज द आंसर ऑप्शन नंबर बी, ताड़ासन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ताड़ासन। 13 देखिए, 17 टीमें होने पर कितनी बाई दिए जाएंगे? यदि 17 टीमें बनती हैं तो यहाँ पर कितनी बाई दी जाती हैं? तो वो होती है 15। हाउ मेनी बाइज विल गिवन इफ देयर आर 17 आइटम्स या फिर टीम्स? दैट इज 15। ओके, 15 देखिए, मतलब क्वेश्चन 14 है, यदि 15 टीमें हों तो नॉकआउट टूर्नामेंट के पहले दौर में कितने मैच खेले जाएंगे? अभी तो हमने क्या देखा? अभी हमने ये देखा कि यदि 17 टीमें हैं तो कितने बाय दिए जाएंगे, लेकिन यदि 15 टीमें हैं तो नॉकआउट टूर्नामेंट के पहले कितने मैच यहाँ पे खेले जाएंगे? तो वो मैच खेले जाएंगे 7। हाउ मेनी मैचेस विल प्लेड in the knockout tournament first round if there are 15 teams? That is option number B, 7. Okay, I hope you will understand well. Now question number 15, दूसरों को खेलते और आनंद लेते देखना जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भाग लेने के लिए प्रेरित करता है, किस प्रकार की रणनीति का एक हिस्सा है? अर्थात जब दूसरे को खेलते हुए देखते हैं, उनको आनंद लेते हुए देखते हैं, तो बच्चे के अंदर वो उसमें उस प्रतियोगिता में भाग लेने की जो प्रेरणा है, वो किस रणनीति का यहाँ पे किस रणनीति को यहाँ पे दर्शाता है? तो वो रणनीति होती है सामाजिक। ठीक है, देखिए, watching others play and enjoy which is turns motivate that the child with special needs to
पार्टिसिपेट इज पार्ट ऑफ विच काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी, दैट इज सोशल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। अब हमें करना है मिलान, इनका मिलान करना है, फिर सही ऑप्शन का यहाँ पे मैं चूज करना है कौन सा राइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले गरुड़ासन। तो गरुड़ासन धनुष पैर से संबंधित है। गौमुखासन, गौमुखासन ये है बेसिकली यहाँ पे हाँ घुटने टेकने से संबंधित है। चक्रासन ये गोल कंधों से संबंधित है। और नौकासन लौडे शीर्ष से संबंधित। ठीक है, गरुड़ासन किससे है? धनुष पैर से। गौमुखासन घुटने टेकने से। चक्रासन चक्रासन ये है हमारा हाँ गोल कंधे से। और नौकासन लौडे शीर्ष से। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर पहला वाला है ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सा, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। इसी तरीके से इंग्लिश में देखेंगे तो गरुड़ासन किससे जाएगा? बोलेक्स से जाएगा। और गौमुखासन नॉक नीक से जाएगा। चक्रासन राउंड शोल्डर से जाएगा। एंड नौकासन इज लॉडोशियस। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ठीक इसी तरीके से 17 है, इसमें भी हमें एक मिलान करना है। मिलान ये है, सबसे पहले है चेयर स्टैंड टेस्ट। अब ये चेयर स्टैंड टेस्ट जो है ये किससे मिलता है? तो ये मिलता है यहाँ पे हाँ ये निचले शरीर की ताकत से ही संबंधित है। आर्म कर्ल टेस्ट ये किससे संबंधित है? तो ये ऊपरी शरीर की ताकत से संबंधित होता है। बैक स्क्रैच टेस्ट ये किससे संबंधित है? ये ऊपरी शरीर के लचीलेपन की शक्ति को दर्शाता है। और 6 मिनट का वर्कआउट टेस्ट ये है एरोबिक धीरज। तो यहाँ पे जब हम इन सभी का मिलान करते हैं, चेस्ट स्टैंड का पहला हो जाएगा, आर्म कर्ल टेस्ट का इसका जो है तीसरा हो जाएगा, और ब्रेक क्रैश टेस्ट का यहाँ पे हमारा फोर्थ हो जाएगा, और फोर्थ का यहाँ पे सेकंड। तो इस संबंध में ऑप्शन पहला हमारा राइट आंसर यहाँ पे बनता है। ठीक है, और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक इसी तरीके से आप इंग्लिश में इजीली रीड आउट कर सकते हो। चेयर स्टैंड टेस्ट जो टेस्ट है वो लोअर बॉडी स्ट्रेंथ पे जाता है। आर्म कर्ल टेस्ट ये अपर बॉडी स्ट्रेंथ को दर्शाता है। बैक स्क्रैच टेस्ट ये अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाता है। एंड 6 मिनट वॉक टेस्ट दैट इज एरोबिक एंड्योरेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, होप यू वेल अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। हड्डियों के घनत्व में कमी और हड्डियों के अनुचित गठन के कारण हड्डियों का कमजोर होना किस रूप में माना जाता है? ये जो रूप होता है कि हड्डियों के गठन में कमी हो जाती है, घनत्व में कमी हो जाती है, ये किस रूप में दर्शाता है? ये होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, यहाँ से इंग्लिश में इजी पढ़ सकते हो, ऑस्टियोपोरोसिस। इंग्लिश में देखें तो weakening of bones due to loss of bone density and impaired bones formation is known as a ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। तो इस तरीके से हमारा जो सेक्शन नंबर ए था जिसमें हमने एमसीक्यू बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है हिंदी लैंग्वेज में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए। और मेरी तरफ से मैं आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन आंसर ये वाले तो समझ में आ गए, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है तो सिंपल सी बात है, आपको राइट ऑप्शन जो लगता है उसे चूज करना होगा और मार्क्स मिल जाए। लेकिन अब आती है अहम पार्ट की बारी, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेक्शन नंबर बी सी डी ई। तो सबसे पहले बी की बात करते हैं। इसमें बेसिकली 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन है, जिसमें से 5 हमें करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हिंदी से शुरुआत करते हैं, फिर इंग्लिश में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। पेशीय तंत्र का व्यायाम किन्हीं 4 प्रभावों की सूची बनाइए। अर्थात व्यायाम का हमारे शरीर पर, हमारी पेशीय तंत्र पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये समझाना। तो व्यायाम के बहुत सारे इफेक्ट हैं, आपको टोटल 4 समझाने। देखो मैंने तकरीबन 7 लिए हैं, इसमें अभी मैं 10-12 करके समझा दूंगा। देखो, मांसपेशियों का आकार बढ़ता है, पहला। हमारी जो कंकाल पेशी अतिवृद्धि, कंकाल जो पेशी होती है उसमें वृद्धि होती है। तीसरा, मांसपेशियों को अधिक ऊर्जा की पूर्ति होती है। चौथा, मांसपेशियां जो सहन क्षमता है वो बढ़ती है। हमारी प्रतिक्रिया में समय के अनुसार सुधार आता चला जाता है। कोशिका नलिकाओं का निर्माण होने लगता है। वसा में कमी होती है, अतिरिक्त वसा पर नियंत्रण पा सकते हैं। आसन विकृतियों में सुधार होता है, शक्ति तथा गति में वृद्धि होती है। तो ये है व्यायाम के पेशीय तंत्र पर प्रभाव। क्या क्या रख लेंगे? मांसपेशियों का आकार बढ़ता है, ऊर्जा बढ़ती है और सहन क्षमता बढ़ती है। ठीक है, तीन हो गए एक ही साथ में, आकार, ऊर्जा, सहन क्षमता। कोशिका नलिकाओं का निर्माण होता है, वसा में कमी होती है, अत्यधिक है तो उसे नियंत्रण कर देता है। आसन में विकृतियां होती है, उनमें सुधार करता है, हमारी शक्ति तथा जो गति होती है उसमें वृद्धि कर देता है। तो कुछ जो सिंपल से उसे आप याद रख लो, सिंपल सा। ठीक है, इस तरीके से आई हो आप समझ गए होंगे सेक्शन नंबर बी का हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक इसी तरीके से इंग्लिश में आप यहाँ से इजीली रीड आउट कर सकते हो। मैं आपको दिखाऊं, अगर आपके क्वेश्चन पेपर का
जो मार्किंग स्कीम है, आप शायद देख के समझ भी नहीं पाओगे कि मार्किंग स्कीम किस तरीके से यहाँ पे डिजाइन की गई है, ठीक है ना। ये देख सकते हो, ये मार्किंग स्कीम आपकी बनाई गई है ना, ये मार्किंग स्कीम है आपकी, और ये आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर है, और इसी को मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, तो इसके लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, लिस्ट डाउन एनी 4 इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन द मस्कुलर सिस्टम, यानी कि हमारे मस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है एक्सरसाइज। तो ये पॉइंट्स हैं, आप इन सभी पॉइंट्स को इजीली रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी मैंने आपको समझा दिया है, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे वीडियो को पॉज कीजिए, इन पॉइंट्स को इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। खेल में एथलीटों के द्वारा आत्मचर्या के किन्हीं 4 लाभों की बात करते हैं, 4 लाभ की सूची बनाए, अर्थात जब व्यक्ति अपने आप से ही बात करता है तो उसका उसके खेल पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले तो आत्म प्रभावकारिता का निर्माण और विकास, अर्थात उसके अंदर जो एक श्रेष्ठता की भावना होती है कि मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा कर सकता हूं, ये एक ऐसी जो भावना है उस खिलाड़ी के अंदर आती है। कौशल अधिग्रहण, यानी कि वो अपना जो कौशल होता है उसे समझ में आता है कि वो क्या कर सकता है, और उसे और बेटर करने के लिए और ज्यादा मेहनत करता है। मूड बनाना और बदलना, अर्थात जब हम अपने आप से बात करते हैं तो एक टाइम के लिए हमारा जो माइंड है वो शांत हो जाता है, और शांत होता है तो हम ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, हम अपने माइंड पे नियंत्रण रख पाते हैं, और एक किसी निगेटिव पॉइंट से हटा के एक पॉजिटिव पॉइंट पे अपने माइंड को डेवलप कर सकते हैं। तो ये सब किससे होता है, जब कोई खेल एथलीट आपस में सेल्फ टॉक करता है, यानी कि आपस में खुद से ही बात करता है। तो इंग्लिश में देखेंगे, लिस्ट डाउन एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ टॉक बाय द एथलीट स्पोर्ट, दैट इज द ऑल द आंसर। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 हिंदी एंड इंग्लिश, आई होप यू आल्सो डन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21, फॉल्ट लेख प्रशिक्षण पद्धति के किन्हीं 4 लाभों की सूची बनाइए। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि फर्टिलेग विधि होती क्या है, फिर इसके लाभ समझेंगे। तो बेसिकली देखो, फर्टिलेग विधि यह सहन क्षमता को बढ़ाने की एक विधि होती है, और बेसिकली ये विधि जो थी वो स्वीडन के गोस्ट होल्मर के द्वारा 1930 में इसको बनाया गया था। इसे स्पीड प्ले के नाम से भी जाना जाता है। कार्य फर्टिलेग विधि है, इसे स्पीड प्ले विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा शुरुआत की गई थी स्वीडन के गोस्ट होल्मर के द्वारा 1930। अब देखो इसके बेनिफिट्स, इसके बेनिफिट्स क्या है। धावक जो है इस गतिविधि में अपने अनुसार अपनी गति को आसपास के वातावरण के अनुकूल परिवर्तित कर सकता है। वो देखता है रोड है, कोई कच्ची सड़क है, कोई टूर्नामेंट है, कोई पार्क है, उस तरीके से अपनी गति को नियंत्रण कर सकता है। इसमें कोई गति का ये नहीं कि इतनी देर से दौड़ना ही नहीं, अपनी अपने आसान आसान तरीके से कर सकता है। अपनी सहन क्षमता का विकास सकता है, जो धावक है, जो प्रतियोगी है, वो अपनी सहन क्षमता का विकास कर सकता है। खिलाड़ी अपनी गति के अनुसार परिवर्तित कर सकता है। यह विधि स्वतः अनुशासित होती है, यानी कि इसमें क्या है कि किसी की भी यहाँ पे मुख्यतः जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये खुद ही अनुशासित होती है। इसमें हाथ जो हृदय होता है, हमारा जो हार्ट होता है, उसकी स्पीड 140 से 180 प्रति मिनट के बीच रहती है। फर्टिलेग प्रशिक्षण में दौड़ गति कम ज्यादा होती है, अर्थात फर्टिलेग प्रशिक्षण में दौड़ गति जो है वो कम ज्यादा होती रहती है अपने अनुसार। अभी हमने क्या देखा है कि गति अपने वातावरण के अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं, तो इसमें कम भी होती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें, तो फर्टिलेग गतिविधि होती क्या है, इसके क्या लाभ होते हैं, ये चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अगर इसी क्वेश्चन को आप यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में देखोगे तो मुझे यहाँ पे जो ये है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा ये, हाँ 21, तो देख सकते हो ये क्वेश्चन नंबर 21 है। अब यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि मोस्टली बच्चों को समझ में आ रहा होगा ये सारी चीजें, तो इसीलिए मैंने हर एक चीज को बहुत ही एकदम सिंपल वे में आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की, ठीक है। तो फर्टिलिक प्रशिक्षण के यानी 4 लाभों की सूची बनाइए, आई होप आप समझ गए। ठीक इसी तरीके से आप इंग्लिश में देख सकते हैं, लिस्ट डाउन एनी 4 एडवांटेज ऑफ फर्टिलिक ट्रेनिंग मेथड। तो सबसे पहले फर्टिलिक मेथड होता क्या है, देन इसके एडवांटेज के बाद। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, इसमें हमें समझाना है कोमल ऊतक यानी कि जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, इसकी इंजुरीज के संबंध में इसके 2 प्रकार हमें समझाने हैं विद ऑफ एग्जांपल्स। 2 प्रकार समझाने विद ऑफ एग्जांपल के साथ। तो बेसिकली देखो ये 3 तरीके का होता है। एक होता है गुमचोट यानी कि अंतः क्षति भी कह सकते हो, यानी कि शरीर के अंदर की। एक होता है मोच और एक होता है खींचाव। अब एक एक करके इन सभी को समझे।
गुमचोट का मतलब क्या है? तो शरीर के किसी हिस्से पर जब सीधे प्रहार के कारण होने वाला जो घाव है उसे गुमचोट के अंतर्गत रखा है। जैसे कि एक खिलाड़ी का घुटना दूसरे की दूसरे व्यक्ति की जो जंघ है इससे टकराता है, ये क्या हो गया, एक तरीके से सीधा प्रहार हो गया बॉडी पर। ठीक इसी तरीके से मोच, मोच क्या है, जोड़ों में लिंगामेंट की चोट, जो जोड़ों में लिंगामेंट के हिंसक अतिवृद्ध या असामान्य दिशाओं में जोड़ों की गति के कारण होती है। अर्थात हाँ, जो जोड़े होते हैं उस संबंध में इसकी अमान्य दिशाओं में, असामान्य दिशाओं में गति की वजह से जो चोट होती है, जो एक तरीके से कहते हैं आसपास में जब ये लड़ते हैं आपस में दोनों ही तो जोड़े होते हैं, तब ये मोच हमारे सामने उत्पन्न होती है। जैसे कि ये दर्द, कोमलता और जोड़ में सूजन, ये इसकी विशेषता बताते हैं। ठीक इसी तरीके से आगे आता है खिंचाव। इसका मतलब क्या है, ये मांसपेशियों या कंडरा की चोट तीन प्रकार की हल्की या मध्यम गंभीर के रूप में हमारे सामने आती है। अर्थात कोमल ऊतक को यदि क्षति होती है तो इसके दो प्रकार हैं, इसमें से तीन मतलब टोटल तीन है, दो पूछे गए हैं, गुमचोट यानी कि अंतः क्षति, मोच और खिंचाव। ठीक है, ये तीन है। ठीक इसी तरीके से इंग्लिश में आप देखोगे तो एक्सप्लेन एनी टू टाइप्स ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज इंजुरीज विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। सबसे पहले कंट्यूशन, स्प्रेन एंड स्ट्रेन। इस तरीके से आप इन्हें इजीली यहाँ पे समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। देखो फ्लेमिंगो परीक्षण के उद्देश्य और प्रशासन। ठीक है, एक एक मार्क्स से, वैसे तो ये 3 से 5 मार्क्स में क्वेश्चन होना चाहिए था। स्टैटिक बैलेंस के अंतर्गत आता है ये। अब मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये है एक तरीके से, इस तरीके से आपको जो है बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है ना, यहाँ पे आते हैं नीचे, इस तरीके से बैलेंस करना होता है। अब कैसे प्रदर्शन करना है, ये प्रक्रिया तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लिखी हुई है। ठीक है, ये प्रक्रिया है। अब यहाँ पे इस प्रक्रिया के अलावा इसमें 1 पॉइंट 2 पॉइंट आपको और लिखने हैं, जैसे कि इस फ्लेमिंगो परीक्षण के उद्देश्य के संबंध में एक व्यक्ति की एक पैर पर खड़े होने की सहन क्षमता जो है इसमें वृद्धि होती है, उसकी मांसपेशीय वृद्धि इसमें इसके अंतर्गत आ जाती है। एक टीचर और एक अध्यापक के मतलब कि एक स्टूडेंट, जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर और स्टूडेंट होते हैं, इनके बीच में एक अच्छा रिश्ता कायम होता है। और भी यहाँ पे बहुत से पॉइंट डाल सकते हो इसके उद्देश्य में। बात करें इसके प्रदर्शन की, हालांकि प्रदर्शन आपसे पूछा नहीं गया है, बस आपसे परीक्षण पूछा गया। ठीक है, इसको देख लिए क्या कर सकते हैं, बीम पर खड़े हो जाओ, जिस तरीके से ये खड़ी हुई है इस तरीके से आपको किसी भी चीज पे खड़ा होना है। अगर जरूरत पड़े तो इस तरीके से आप ये जो टीचर है इसका हाथ का सहारा ले सकते हो, नहीं तो इस तरीके से अपने हाथ भी अपने आप भी कर सकते हो। एक स्टॉप वॉच लगा लीजिए ताकि आपको पता रहेगा कि किस तरीके से आप कितने सेकंड में हर बार कितनी बार गिरे हो। और ये भी बताया गया है कि 60 सेकंड में, 60 सेकंड का ये टाइमर होता है और कितनी बार गिरते हैं ये देखा जाता है। और उस 60 सेकंड के अंदर भी यदि आप 30 सेकंड में 15 बार गिर गए तो ये आपका जो फ्लेमिंगो टेस्ट है ये रद्द कर दिया जाता है, इसको एंड कर दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रशासनिक सुझाव की। तो सुझाव ये है कि प्रतिभागियों को सीधे आगे स्थिर वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अर्थात उन्हें इस चीज पे मत कहो कि आप गिर जाओगे, आपका पैर सही रखो, ऐसे नहीं, उन्हें ये कहो कि सीधा सामने देखो और अपने आप को शांत रख के खड़े हो जाओ। तो ये एक सुझाव है प्रशासनिक। और बात करें यहाँ पे आवश्यक उपकरण की, तो गैर फिसलन वाली सतह होनी चाहिए जहाँ पे फिसलो ना, ऐसी सतह हो। स्टॉप वॉच होनी चाहिए आपके पास, केवल एक बीम पर घूर किया जा सकता है, यानी कि एक ही बीम होना चाहिए बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, तो ये फ्लेमिंगो टेस्ट के परीक्षण और उद्देश्य सिंपल सा है। और इसे थोड़ा कॉम्प्लीट करके आपके यहाँ पे बताए गए इस मार्किंग में देख सकते हो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके आपको समझाएगा और मैंने बहुत सिंपल सा समझा दिया है। राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लेमिंगो टेस्ट। तो सबसे पहले हाउ टू परफॉर्म करेंगे, ठीक है, फिर करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सजेशंस, देन इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। भारोत्तोलक के आहार में मूल पोषक तत्व क्या होने चाहिए और क्यों। अर्थात भारोत्तोलक जो होते हैं इनके आहार में मूल पोषक तत्व क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। तो बेसिकली देखो क्यों होना चाहिए, तो इसलिए होना चाहिए क्योंकि इनके लिए जो प्रोटीन होता है, मूल पोषक तत्व है प्रोटीन, ये जो प्रोटीन है उनके शरीर की कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और उनकी मरम्मत करते हैं। खेल दौरान के दौरान या खेल दौरान के बाद जब हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं जो है वो थोड़ी सी एक तरीके से इंजर्ड हो जाती है, तो उनको अंदर से सही करने में प्रोटीन एक मूल पोषक तत्व है उनकी सहायता करने की। प्रोटीन विभिन्न एंजाइमों, हार्मोन, एंटीबॉडीज इसका हिस्सा बनाते हैं और उसे ऊर्जा भी
प्रदान करते हैं, जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी बनी रहती है, हमारी चोटें जो है वो आसानी से भर जाती हैं। अब कौन कौन से तत्व होने चाहिए, तो जैसे कि प्रोटीन तो हो गया एक मूल पोषक तत्व, इसी के अंतर्गत आप दूध, दूध से संबंधित उत्पाद, पनीर और छाछ, इस तरीके से मछली, अंडे, मुर्गी, मांस, फल, सब्जियां, अनाज, ये सभी खा सकते हो। ये आपके प्रोटीन के लिए काफी सेहतमंद साबित होता है। ठीक है, अभी आप ये जन यहाँ पे समझ गए होंगे, तो इसको थोड़ा सा नाउ, अच्छा यहाँ पे पीछे हो गया क्या, कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन नंबर 24, हाँ ये रहा। पदार्थों के आहार के रूप में मूल पोषक तत्व, आई होप आप इजीली रीड आउट कर सकते हैं और मैंने समझा भी दिया। तो व्हाट शुड बी द बेसिक न्यूट्रिशन इन अ वेट लिफ्टर्स डाइट एंड व्हाई, दैट इज द आंसर प्रोटीन्स एंड प्रोटीन व्हाई एंड द एग्जांपल। तो इस तरीके से हमारा जो सेक्शन नंबर बी था, ठीक है, जिसमें टोटल हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन, सॉरी 2 मार्क्स के, यहाँ पे 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन्हीं 5 क्वेश्चन का हमें आंसर लिखना है। और आई होप हर एक क्वेश्चन का आंसर इजीली तरीके से मैंने आपको समझा भी दिया है और आप सभी बच्चे समझ भी गए होंगे, है ना। समझ गए हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट बॉक्स में बताओ ये सर समझ में आ गया है। ठीक है, देखो सेक्शन सी की बात करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, बस ध्यान से देखना। और अब है शॉर्ट आंसर टाइप, पहले वेरी शॉर्ट थे, अब शॉर्ट आंसर टाइप। 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन है, लेकिन 5 हमें टोटल करने, इसलिए 15 मार्क्स। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी कि दिव्यांग बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों के किन्हीं 6 लाभों को शामिल करते हुए एक माइंड मैप बनाएं। अर्थात आपको क्या करना है, इस तरीके से एक वो बनाना है, ठीक है, एक डायग्राम बनाना है और उस डायग्राम के अंदर ही आपको लिखने हैं कौन कौन से शारीरिक लाभ होते हैं, इस तरीके से जैसे कि मैंने लिखे हुए। होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे टोटल 6 पूछे, मैंने 7 बताए। पहला शारीरिक सुधार आता है, कैसा शारीरिक सुधार अभी समझाऊंगा। मानसिक सुधार आता है, कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य संबंधी विकार खत्म होते हैं, सामाजिक लाभ होते हैं, आत्मसम्मान की भावना। तो ये एक माइंड मैप है जो आपके क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर है, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपसे 5 मार्क्स में पूछा जाएगा तो आपको इसे एक्सप्लेन करके लिखना होगा, जो कि यहाँ पे मैं आपको समझा। पहला पॉइंट, शारीरिक सुधार, अर्थात हमारे शरीर की एकाग्रता, लचक, शक्ति, सहनशीलता, हृदय संबंधी, मोटापे, ऐसी जितनी भी विकृतियां होती हैं उन सभी के सुधार में वो बेसिकली जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए काफी ज्यादा अच्छे होती है, उनकी हड्डियों को मजबूत करता है, उनकी शारीरिक जो स्वास्थ्य क्षमता होती है उसे और ज्यादा बढ़ाता है। स्वास्थ्य, दिव्यांग के स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होती है, उसके जो विकार होते हैं वो संभवतः कम होने लगते हैं, कार्य क्षमता में उसकी वृद्धि आती है और वो अधिक देर तक कर सकता है। मनोदशा तथा सुयोग्यता, अर्थात जो भी उससे डिप्रेशन होता है, अवसाद होता है, चिंता होती है, वो पूरी तरीके से खत्म होने लगती है। सारी क्रियाओं में भाग लेने वाली दिव्यांग जो है, इनमें आत्मविश्वास, आत्मसम्मान की एक भावना जागने लगती है। दिव्यांगों के व्यक्तित्व के पक्षों में निखार आता है, नए दोस्त बनते हैं, नए अनुभव प्राप्त होते हैं, आजादी का महत्व मिलता है, दोषारोपण यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है, ये दिव्यांग बच्चों के लिए शारीरिक क्रियाओं के लाभ हैं। और इन लाभों को आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे वो आप देख ही सकते हैं, बस सिंपल से पॉइंट हैं और यहाँ पे मैंने आपको समझा ही दिया। होप यू वेल अंडरस्टैंड। ओके, नाउ ये आप यहाँ पे समझ गए हैं कि शारीरिक शिक्षा के विशेष आवश्यकता बच्चों के लिए जो शारीरिक गतिविधियों के 6 लाभ है, इनके लिए एक माइंड मैप। अब देखो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, वैसे मैं इसे इंग्लिश मीडियम में बनाना भूल गया, ठीक है, वैसे आप यहाँ पे हिंदी में तो देख ही सकते हो और इंग्लिश में जो पॉइंट्स हैं इजीली मैं आपको समझा भी देता हूँ। देखो, क्रिएट अ माइंड मैप इंक्लूडिंग एनी 6 एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। यहाँ पे देखो फिजिकल इंप्रूवमेंट है, हेल्थ है, वर्क एफिशिएंसी है, मेंटल इंप्रूवमेंट है, सेल्फ स्टीम है, पर्सनैलिटी है, सोशल बेनिफिट्स है। तो इसको ना आप इस तरीके से बॉक्स में लिख देना और फिर उसके बाद 2-3 को आप एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके प्रकारों में अंतर बताओ। तो सबसे पहले समझेंगे कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। देखो कार्बोहाइड्रेट का मतलब कार्बन, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कार्बनिक तत्व होते हैं, कार्बनिक यौगिक होता है बेसिकली। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है और यह प्रति ग्राम 4 कैलोरी प्रदान करता है। पादप खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाते हैं, यानी कि जो पौधे होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत प्रचुर मात्रा में आता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा, शायद ही आपको याद हो, क्लास 7th या 8th में एक चैप्टर है, उसमें जो पादपों में प्रकाश संश्लेषण की विधि है
वो भी इसी कार्बोहाइड्रेट प्रक्रिया की वजह से होती है। ठीक है, अगर आपको छोटे भाई बहन पढ़ते हैं तो बुक खोल के देखना, बड़ा मजा आएगा उसको समझ। 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिसमें एक होता है मोनोसेक्राइड, एक होता है डिसेक्राइड और एक होता है पॉलीसेक्राइड। ठीक है, अब एक एक करके समझिए। यहाँ पे 3 पूछे गए हैं, मतलब 2 पूछे गए, मैं आपको यहाँ पे बेसिकली तीनों समझाने वाला हूँ। पहले बात करते हैं मोनोसेक्राइड की। तो ये एक शर्करा की सरल एकल इकाइयां हैं, अर्थात कुछ इकाइयां जो शर्करा के संबंध में होती हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। ये 3 इकाइयां होती हैं किसकी? शर्करा की, बहुत ही सरल सी। ठीक है, अब फिर आता है डिसेक्राइड। ये तब बनते हैं जब 2 मोनोसाइड, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ग्लूकोज है, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो ये मिला के क्या बनाते हैं? डिसेक्राइड बनाते हैं। जैसे कि मोल्टेज हो गया और लैक्टोज हो गया, ये सभी बनते हैं। ठीक है, यानी कि मोनोसेक्राइड शर्करा में ये 3 इकाइयां होती हैं। इन्हीं 3 इकाइयों में से किन्हीं 2 इकाइयों के मिलने से डिसेक्राइड बनता है, जिसमें माल्टोज ये ग्लूकोज के मिलने, 2 बार ग्लूकोज के मिलने से बनता है। लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से बनता है। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बनता है। तो यहाँ पे हर एक चीज एक एक तरीके से जुड़ी हुई है। तो ये सिर्फ यही इतना ही आपको लिखना है, यही 2 पॉइंट लिखने हैं आपको, बस आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं एक भी मार्क्स नहीं जाएगा आपको, ये आप लिख दो। अब हम थोड़ा सा स्पेशल समझते हैं। साधारण शर्करा यानी कि जो हमारा मोनो और डिसेक्राइड होता है, इसमें फल जैसे कि सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इसमें पाए जाते हैं। दूध में लैक्टोज पाया जाता है, मिठाइयों में पाए जाते हैं, जो व्यावसायिक रूप से उत्पादित होते हैं और खाद्य पदार्थों को मीठा करने, खराब होने से बचाने या संरचना और बनावट में सुधार के लिए जोड़े जाते हैं। फिर आते हैं पॉलीसेक्राइड। आप चाहो तो थर्ड पॉइंट को यहाँ पे स्किप कर सकते हो, जो मेन है वो हमारे ये 2 पॉइंट है। ठीक है, और ये चौथा 5। चौथा क्या है? पॉलीसेक्राइड। ये एक साथ जुड़े मोनोसेक्राइड की 2 अधिक इकाइयां होती हैं, अर्थात मोनोसेक्राइड जो है, जब 2 से अधिक इकाइयां जुड़ती हैं, देखो मोनोसेक्राइड की 2 इकाइयां जुड़े तो डिसेक्राइड बनता है, और मोनोसेक्राइड की 2 इकाइयों से ज्यादा बने तो उसको क्या कहते हैं? पॉलीसेक्राइड। ये स्टार्च और फाइबर जैसे सेल्यूलोज हैं, इनमें जटिल शर्करा भी कहा जाता है इन्हें। ये साबुत अनाज और छोटा अनाज, चावल, जई, आलू, ब्रेड, फलियां, मक्का, मोटे अनाज, इस तरीके से। तो कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, इस संबंध में इसके प्रकार क्या हैं, तीनों ही प्रकार मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए हैं, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गए। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक इसी तरीके से इंग्लिश में देखेंगे। what are carbohydrates and define between its types। बेसिकली 2 टाइप्स पूछी गई, तो यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से टाइप्स हैं। एक सेकेंड, हाँ यहाँ से ये जो वर्ड है वो मर्ज हो गया एक तरीके से, यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये देख लेना, ये है। ठीक है, इजीली आप इसे यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। हिंदी में समझा दिया है, इंग्लिश के बच्चे आसानी से समझ ही लेंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 27। देखो बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अलविदा को परिभाषित करना है, अलविदा देने के नियम के एक उदाहरण की सहायता से व्याख्या की। बेसिकली अलविदा होता क्या है, जिसे हम बाय कहते हैं, इंग्लिश में अगर आप इसे पढ़ोगे तो डिफाइन बाय, एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ गिविंग विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो बाय क्या है, इसके नियम बताओ उदाहरण के साथ। तो एक टूर्नामेंट में प्रतिभागी की स्थिति जिसे प्रतिद्वंदी नहीं जोड़ा जाता, अर्थात एक टूर्नामेंट में एक प्रतिभागी की स्थिति जिसे प्रतिद्वंदी के साथ नहीं जोड़ता है, आमतौर पर पहले दौर में बिना खेले आगे दौर में बढ़ जाता है। आगे वर्तमान दौर में चुनाव लड़े बिना प्रतियोगिता के अगले दौर में जाने का अधिकार अक्सर एक प्रतिद्वंदी की अनुपस्थिति के माध्यम से होता है। तो यही एक अलविदा के संबंध में कहलाता है। इसको हम समझते थोड़ा और अच्छे से। देखो यहाँ पे फिक्चर में बाई का आवंटन निम्न क्रम से किया जाता है। कौन कौन से क्रम है? लोअर ऑफ आखिरी टीम को पहली बाई दी जाती है। सेकेंड बाई ये अपर हाफ की जो पहली टीम होती है इसे दी जाती है। लोअर हाफ इसकी जो पहली टीम होती है इसे थर्ड बाई दी जाती है। अपर हाफ की आखिरी टीम को चौथी बाई दी जाती है, और चौथी बाई के बाद जब तक की बाई नहीं दी जाती तब तक यही पैटर्न अपनाया जाता है, कि जब तक बाई नहीं दी जाए वैसे ये पैटर्न अपनाया जाता है। तो इस तरीके से जो बाई है, जो अलविदा है, इसका मतलब क्या है और इसके संबंध में इसको देने के जो नियम है उसके उदाहरण के साथ हमने इस तरीके से समझा है। ये नियम है इसके बेसिकली सभी के सभी, और जब तक ये नियम पूरे नहीं हो जाते तब तक ये प्रक्रिया चलती ही रहती। और अलविदा होता क्या है, यानी कि बाय होती क्या है, इस तरीके से आप रीड आउट
अब इंग्लिश के जो बच्चे हैं उन्हें यहाँ पे थोड़ा समझने में अच्छा लगेगा। डिफाइन बाय, एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ गिविंग बाय विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सबसे पहले एक पोजीशन होती है, पार्टिसिपेंट इन टूर्नामेंट हु नॉट पेयर्ड विद अ पॉइंट, और इस तरीके से आप इसे इजीली रीड आउट कर सकते हैं। नाउ ऑलमोस्ट ऑफ बाइज इन फिक्सर शुड बी गिवन इन फॉलोइंग ऑर्डर। किस तरीके से दी जाती है, लोअर हाफ, अपर हाफ, लोअर हाफ, अपर हाफ, इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सेम पैटर्न फॉलो कर। ये समझ में आ गया। अब इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 समझिए। 28 बेसिकली ये है बिग फाइव थ्योरी और उनकी विशेषताओं से किन्हीं तीन व्यक्तित्वों को समझाती हुई तालिका बनाओ। देखो हमें क्या करना है, बिग फाइव थ्योरी के संबंध में किन्हीं तीन व्यक्तित्व यानी कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझाते हुए एक तालिका बनानी है और विशेषताएं समझानी। तो ये है वो तालिका, ठीक है, इजीली समझेंगे। पहला यहाँ पे है, टोटल 5 बड़े लक्षण होते हैं और पांचों ही मैं आपको समझाऊंगा। हालांकि 3 पूछे गए हैं, मैं आपको 5 समझाऊंगा। अगर 5 में पूछ लिया जाए तो भी इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से समझ। देखो पहला है खुलापन, अर्थात इसमें खुलापन में क्या होता है, यदि व्यक्ति को अपना अच्छा स्कोर करना है तो उसे एक जिज्ञासु होना पड़ता है, वो कल्पनाशील होता है, वो उसका बौद्धिक विकास हुआ होता है, रचनात्मकता होती है उसके अंदर, नई चीजों को आजमाने और खुलापन की एक सोच होती है। ये नई चुनौतियों से निपटने पर अमूर्त अवधारणाओं के बारे में सोचता है, अर्थात नई चुनौतियां किस तरीके से हमारे सामने आएंगी, उनसे कैसे निपटना है, ये इस व्यक्ति के खुलेपन के अंतर्गत आता है। और वो व्यक्ति जो इस खुलेपन के अंतर्गत कम स्कोर करना चाहते हैं, उससे उसके बदलाव वो क्या करता है, वो बदलाव को नापसंद करता है, नई चीजों का आनंद नहीं लेता है, नए विचारों का विरोध करता है। ठीक है, देखो तो हमारे लिए जो इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है ये वाला, ये दो वाले, ठीक है। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा ना कि बिग फाइव थ्योरी का संपूर्ण विवरण देते हुए संपूर्ण तालिका को स्पष्ट कीजिए, तब आपको ये तीनों ही लिखने होंगे, ठीक है, उच्च स्कोर और कम स्कोर। लेकिन मैं आपको सारे समझा रहा हूं तो ध्यान से समझना। खुलापन तो हमने समझ लिया है कि जो इसमें क्या होता है, उच्च स्कोर के लिए जो व्यवहार चाहिए वो व्यक्ति के अंदर जिज्ञासु, कल्पनाशील, बौद्धिक रचनात्मकता, नई चीजों को अपनाने की खुलापन और नई चुनौतियों से निपटने की शक्ति होनी चाहिए। कम स्कोर करने वाले व्यक्ति क्या होते हैं, ये बदलाव को नापसंद करते हैं, नई चीजों का आनंद नहीं लेते हैं, नए विचारों का विरोध करते हैं, ज्यादा कल्पनाशील नहीं होते हैं, इस तरीके से। फिर आता है कर्तव्य निष्ठा, अर्थात जो व्यक्ति अच्छा स्कोर करना चाहता है बिग फाइव थ्योरी के अंतर्गत, ये यहाँ पे क्या दर्शाता है, सुव्यवस्थित, सावधान, जिम्मेदार, आत्म अनुशासित होते हैं। जो नहीं करना चाहते उच्च स्कोर, ये अव्यवस्थित होते हैं, लापरवाह होते हैं, सोचते हैं सब कुछ आराम से हो जाएगा और आसानी से जा रहा है, ऐसा ये सोचते हैं। फिर आती है बहिर्मुखता, ये लोग क्या करते हैं, ये सक्रिय होते हैं, आशावादी होते हैं, मिलनसार होते हैं और संवादात्मक होते हैं, इनमें स्नेह होता है। और जो लोग इस बहिर्मुखता के अंतर्गत कम स्कोर करना चाहते हैं या फिर कम स्कोर करते हैं, उनका कारण होता है सादगीपूर्ण, आरक्षित और सतर्क ना रहना। एक अनुकूलता, अच्छे स्वभाव वाले, मिलनसार, मददगार, भरोसेमंद, सहयोगी व्यक्ति उच्च स्कोर कर सकते हैं। जो चिड़चिड़े होते हैं, संदिग्ध होते हैं, असभ्य होते हैं, असहयोगी होते हैं, ये कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। विक्षिप्तता, ये क्या होते हैं, ये असुरक्षित, नर्वस और चिंतित, उत्तेजित जो है, अगर ऐसा ये करते हैं तो इसमें ये अच्छा कर सकते हैं। जो शांत, रचित, तैयार, हार्डी, सुरक्षित, ये ऐसे रहते हैं, वो नहीं कर सकते। तो ये बिग फाइव थ्योरी के अंतर्गत जो 5 लक्षण हैं, यानी कि जो 5 व्यक्तित्व हैं, उनकी यहाँ पे हमने व्याख्या समझ ली है हर एक चीज की। खुलापन में उच्च स्कोर करने वाले जो है वो इन चीजों को अपनाते हैं और जो कम स्कोर करने वाले वो इन चीजों के आदी हो जाते हैं। कर्तव्य निष्ठा में जो उच्च स्कोर करते हैं उनके संबंध में ये सारी बातें हैं और जो निम्न स्कोर करते हैं उनके संबंध में ये बातें। बहिर्मुखता में जो उच्च स्कोर करते हैं उनके लिए ये संबंधी बातें और निम्न स्कोर के लिए ये है। अनुकूलता में अच्छे स्कोर करने के लिए ये बातें आती हैं और कम स्कोर करने के लिए ये बातें आती हैं। ठीक इसी तरीके से आखिरी है मनोविक्षबद्धता, इसमें अच्छा स्कोर करने के लिए ये बातें आती हैं और खराब के लिए ये बातें। अब ठीक इसी तरीके से आप इंग्लिश में देखोगे, मेक ए टेबल एक्सप्लेनिंग एनी थ्री पर्सनैलिटीज बिग फाइव थ्योरी एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये देखिए, ये है बिग फाइव ट्रेड्स। पहला है ओपननेस। तो हाई स्कोर के बिहेव के लिए किस तरीके से यहाँ पे ये पॉइंट्स देखने हैं, इजीली आप रीड आउट कर लीजिए। और जो बिहेवियर ऑफ लो सोर्स है, इसके क्या यहाँ पे इसके कारण बनते हैं। सेकंड है कॉन्सिक्वेंस
इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गलती हो रही होगी, तो उसे इग्नोर करके आप सीधा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सेकंड जो है इसके लिए आप इजीली यहाँ से समझ सकते हैं, ये पॉइंट्स हैं। देन एक्सट्रोवर्जन, इसके लिए आपको ये पॉइंट करने होते हैं हाई स्कोर के लिए, और लो स्कोर के लिए ये पॉइंट आते हैं। देन जो हमारा फोर्थ है, इसके लिए आपको ये कुछ अच्छे स्कोर करने के लिए होते हैं, और ये बैड के लिए। फिर आता है सबसे आखिरी, इसके लिए अच्छे स्कोर ये होते हैं और नॉर्मल स्कोर ये होते हैं। तो इस तरीके से जो टेबल हमें बनाने के लिए दी गई थी बिग फाइव थ्योरी की, इसे हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया। हिंदी में तो समझा ही दिया है, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे इजीली आप वीडियो को पॉज करके और आसानी से समझ सकते। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। नाउ अब आ जाता है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 29। 3 मार्क्स का है। शक्ति का निर्धारण करने वाले किन्हीं 3 शारीरिक कारकों की व्याख्या है, यानी कि जो स्ट्रेंथ होती है इसको डिटरमिनिंग करने वाले जो फैक्टर्स हैं उसको हमें समझाना है। तो सबसे पहले समझेंगे आखिर शक्ति क्या होती है। तो शक्ति घटक में विभिन्न उप प्रकार होते हैं, जैसे कि अधिकतम शक्ति होती है, विस्फोटक शक्ति होती है, शक्ति सहन शक्ति होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि प्रत्येक विभिन्न प्रकार की जो शक्तियां होती हैं वो हर एक अपने प्रकार में एक अहम रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो पहला पॉइंट, ये 5 पॉइंट है, इसमें से पहला पॉइंट देखो, प्रत्येक शक्ति के प्रकार में व्यायाम, तीव्रता, अवधि ये सभी अधिक होती है, इसलिए शारीरिक कारक भिन्न भिन्न हो जाते हैं। लगभग सभी खेलों और खेलों के अनुभव के अनुसार कुछ मात्रा में शक्ति की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए एक भारोत्तोलक को रिंग में गेंद की शूटिंग करने वाले बास्केटबॉल खिलाड़ी की तुलना में अलग अलग मात्रा में अलग अलग तरह की ताकत की आवश्यकता होती है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से भारोत्तोलन, कूद स्प्रिंट शक्ति, ये ऐसे खेलों में चपलता और ताकत पर हावी होने वाले खेल जहां बल उत्पादन अधिक होता है, थकान जल्दी होती है और मांसपेशियों में तेजी से चिकोटी प्रतिशत अधिक होता है, तो ऐसे में शक्ति की अधिक आवश्यकता पड़ती है। एटीपी और सीपी ये सिस्टम जो है वो एनारोबिक सिस्टम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए ऊर्जा पैदा करने का काम करता है। स्ट्रेक की मात्रा प्रत्येक स्टॉलिक कार्डियन संकुचन के दौरान हृदय के बाएं वेंट्रिकल से पंप किए गए रक्त की मात्रा है, जहां तक हृदय प्रणाली का संबंध है एक महत्वपूर्ण पैरामीटर। तो बेसिकली देखो इस क्वेश्चन का आंसर ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो बुक है ना उस बुक में भी इस क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उस बुक में भी आपकी फिजिकल की बुक में भी क्या दिया गया है, शक्ति निर्धारण में ना ये जो पॉइंट है ना कितने प्रकार के ये दिए गए हैं। अब उस कारकों के संबंध में कोई स्पेशल पॉइंट ही नहीं दिया, बस एक एक करके छोटे छोटे 3 पॉइंट दे रखे हैं, 3 से 4 पॉइंट। अब उनको कैसे एक्सप्लेन करना है ये तो नहीं समझाया उसमें, तो इसीलिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे समझने में कठिनाई होगी, क्योंकि यहाँ पे ना जो आपका ये एक सेकेंड क्वेश्चन नंबर हमारा है, एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ ये रहा 29। यहीं से मैंने सीधा आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की हिंदी वीडियो में, और कुछ 1-2 पॉइंट अपनी तरफ से भी ऐड किए ताकि आप इजीली यहाँ से समझ पाओ। ठीक है, तो शक्ति निर्धारण करने वाले 3 सारे कार्य कौन से हैं, आइए आप समझ गए। इंग्लिश में देखेंगे तो एक्सप्लेन एनी 3 फिजिकल फैक्टर्स डिटरमिनिंग स्ट्रेंथ। तो इस तरीके से आप इन्हें इजीली यहाँ से रीड आउट कर सकते हो और इसे एक्सप्लेन भी कर सकते हो। आई होप यू वेल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड द आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। महिला एथलीट ट्रायड होता क्या है और इसे किसी 2 को संक्षेप में समझाइए। देखो होते 3 है, पूछे 2 गए हैं, मैं आपको 3 समझाऊंगा। ठीक है, देखो महिला खिलाड़ी त्रय बेसिकली ये महिलाओं में होने वाले रोगों के लक्षण उनका समावेश होता है, जो कि एक गंभीर समस्या है जिसमें लंबे समय तक आने वाले उनके स्वास्थ्य जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। ठीक है, जिसमें अस्थिरता, रजोरोग और खाने संबंधी विकास शामिल है। 3 है, 2 पूछे गए, 3 ही आपको समझाऊंगा। पहला देखिए अस्थिसूचितता, बेसिकली महिलाओं के संबंध में उनके लिए अस्थि संबंधी जो पदार्थ हैं जब वो उनके लिए नहीं मिलते हैं तब ये विकार उत्पन्न होता है। इससे कई बार अस्थि पदार्थ कमी की वजह से वो खत्म भी हो सकती हैं। जैसे कि इसका कारण होता है महिलाएं जब मतलब कि जो लड़कियां होती हैं वो किशोर अवस्था से हम कह सकते हैं कि दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो रही होती है, बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में। अन्य अवस्थाएं जो होती हैं उस संबंध में तो हार्मोन्स जो परिवर्तन आते हैं इस संबंध में तीव्र व्यायाम की वजह से, और यदि कम कैलोरीज का खाना खाते हैं
या कार्बोहाइड्रेट ऐसे खाने जिसमें कम होते हैं कार्बोहाइड्रेट वो खाते हो तब ये समस्या होती है। और ये जो पॉइंट है ना कम कैलोरीज वाला, ये आप रंजोरोध में भी डाल दोगे और भोजन संबंधी विकार दोनों में डाल दोगे, है ना। तो पॉइंट एक समझ में आ गया कौन सा डाल दोगे सभी में, रंजोरोध समझिए। तो बेसिकली ये उनके लिए है, वे महिलाएं जो प्रजनन योग्य हैं, ठीक है। प्रजनन योग्य महिलाओं में जो मासिक स्राव है वो नहीं होता है इस रजोरोध के कारण, या फिर अगर होता भी है तो किसी मान लेते हैं नवंबर मंथ में है तो जाके वो हो सकता है दिसंबर में भी ना आए, फिर जनवरी फरवरी, मतलब बहुत कुछ महीनों बाद या हफ्तों बाद आता है, या फिर आता ही नहीं है बड़े टाइम पे, तो इसे कहते हैं रजोरोध। बेसिकली इस समस्या का एक प्रमुख कारण ये होता है अधिक तीव्रता वाले व्यायाम या शारीरिक आवश्यकता के अनुसार कम कैलोरीज वाला खाना खाने। इस कारण से महिलाओं के मासिक धर्म में अनियमितता भी आती है, कभी भी आ सकता है कभी भी नहीं भी आ सकता है, ऐसी एक अनियमितता आ जाती है। एक तो हो गया प्रमुख कारण, और इसके अन्य कारण में जैसे कि खान पान की वजह से, हार्मोन्स में बदलाव की वजह से, तीव्र रक्तस्राव की वजह से अधिक प्रशिक्षण। फिर आता है तीसरा भोजन संबंधी विकार। बेसिकली जब वे व्यक्ति सामान्य से अधिक मात्रा में या फिर कह सकते हैं बहुत कम मात्रा में भोजन करने लगे तो इससे इससे भोजन संबंधी विकास हाँ, जब व्यक्ति जितना खाना खाता है उससे कम खाए या फिर भोजन करना ही बंद कर दे तो इसे कहते हैं भोजन संबंधी विकार। इस ये एक प्रकार की मानसिक बीमारी हो जाती है, जैसे जिसे हम एनोरेक्सिया और नारोशा शुदा अभाव कह सकते हैं, या फिर जो बुलिमिया अतिशय शुदा है ये भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से महिला एथलीट ट्रायड क्या होता है, महिला एथलीट ट्राय क्या होता है, और किन्हीं दो को संक्षेप में समझाना था, लेकिन मैंने आपको तीनों ही समझाया। तो आई होप यू वेल अंडरस्टैंड दैट इज क्वेश्चन आंसर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीमेल एथलीट ट्रायड, एक्सप्लेन एनी टू। तो सबसे पहले वुमेन्स एथलीट ट्रायड होता क्या है, फिर ऑटोस्फेयर्स क्या है, फिर रंजोरोध और जो ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं इस सब। तो ये आप इजीली यहाँ से रीड आउट कर सकते हो और आप यहाँ से समझ सकते हो। तो इस तरह से हमारा जो सेक्शन नंबर सी था जिसमें 3-3 मार्क्स के ये जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। एंड आई होप सभी बच्चों को सभी क्वेश्चन आंसर, एक क्वेश्चन आंसर को छोड़ के शक्ति वाला सभी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा ये वाला। हालांकि इसका आंसर जो एक्यूरेट यही है, लेकिन इसको एक्सप्लेन कैसे करना है ये संबंध में थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे भी हो रही थी, इसलिए इसे मैं आप पे छोड़ता हूँ। ये हो गया। नाउ अब आता है सेक्शन नंबर हमारा डी जो कि है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। ठीक है, 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है हमारे सामने डायग्राम। अब इस डायग्राम से संबंधित पूछे जाएंगे एक एक मार्क्स से 4 क्वेश्चन। पहला है दूसरे मैचों में मैचों की कुल संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे जो दूसरे मैच हैं उनकी कुल संख्या बेसिकली है 8। ठीक है, कितनी है 8 है। मैचों की कुल संख्या की गणना करने का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है n-1। ठीक है, यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये रहा n-1। देन इस मामले में चौथे दौर को क्या कहा जाता है, चौथे दौर को कहा जाता है सेमीफाइनल। उसके बाद पाई की संख्या की गणना करने का सूत्र क्या है, या फिर राउंड की संख्या की गणना करने का सूत्र क्या है, तो इसका राइट आंसर है 2n/n। ठीक है, इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो ये बेसिकली छोटे छोटे से स्रोत आधारित प्रश्न है, ज्यादा यहाँ पे आपको वो लेने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो ये इस तरीके से उन्होंने बता भी रखा है। ठीक है, नाउ विजुअल इम्पैक्ट बच्चों के लिए है कि किसी प्रतियोगिता के संचालन के दौरान कार्यरत किन्हीं 4 समितियों की सूची बनाइए और उनकी भूमिका का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसे आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा क्योंकि हो सकता है अगले पेपर में बोर्ड के एग्जाम में सीधा आपसे यही पूछ लिया जाए, इसलिए इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। नाउ इंग्लिश में देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन सेकंड राउंड 8 होते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला कैलकुलेट नंबर ऑफ द मैचेस, दैट इज n and 1. The fourth round is the case also be semi-final, and the what is the formula calculating number of byes, the formula of calculating number of round is that is 2n। okay, now यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो देखिए शिक्षक के साथ प्रशिक्षण हमेशा विभिन्न विद्यार्थी खेलों में अपने छात्रों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए सबसे प्रयास करते हैं। यदि उन्हें बायोमैकेनिक्स का प्रयास का ज्ञान हो है तो वे छात्रों को प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। अब समझिए क्वेश्चन ये है, नीचे की ओर उछाल जितना अधिक बल लगाया जाता है
गेंद उतनी ही अधिक हवा में उछलती है, जैसे हम जितनी तेज से गेंद को जमीन में पटकते हैं उतना ही वो ज्यादा ऊपर जाती है। यह कथन किस कानून का हवाला देता है? ये कानून जो है वो गति के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया, जैसी आप क्रिया करोगे वैसी प्रतिक्रिया मिलेगी, इसका वर्णन कर। सेकेंड, ऊपर दिए गए चित्रों में न्यूटन के तीसरे नियम को किस रूप में दर्शाया गया? तो न्यूटन का यहाँ पे ये जो ये इमेजेस देख रहे हो, इसमें तीसरा नियम को किस रूप में दर्शाया गया है? वो है पहली तस्वीर के रूप में। ठीक है, ये पहली तस्वीर आप देख सकते हो। ठीक है, नाउ थर्ड, न्यूटन के दूसरे नियम को किस अन्य रूप में परिभाषित किया जाता है? तो तीसरे नियम को हम कहते हैं त्वरण का नियम। ठीक है, त्वरण का नियम। उसके बाद मानव शरीर और उस शरीर पर कार्य करने वाली विभिन्न शक्तियों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? वो कहलाता है काइंसियोलॉजी, इंग्लिश में काइंसियोलॉजी। आगे है, एक उच्च जंपर एक ठोस सतह से ऊंची छलांग लगा सकता है। क्यों लगा सकता है? क्योंकि उसके शरीर का उतना ही बल के साथ विरोध करता है जितना वह उत्पन्न करने में सक्षम है। यह गति के किस नियम का उदाहरण है? तो यह गति के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया इसका उदाहरण है। सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, तो ये हैं आपके क्वेश्चन एक एक मार्क्स के टॉस बेस्ड। आई होप ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे इंग्लिश में बेसिकली, इंग्लिश में आप यहाँ पे इजीली समझ सकते हो कि द टीचर्स एज वेल एज कोच always make their best effort to improve the performance of their students in various competitive games and sports. They can help to improve the performance of students if they have adequate knowledge of biomechanics. Now there is question. Question is first A, and the right answer is the third law of motion, action reaction. B है, among the above given pictures Newton's third law is respected, that is जो इमेज नंबर है फर्स्ट पिक्चर। न्यूटन सेकंड लॉ इज आल्सो नोन एज ए लॉ ऑफ एक्सेलरेशन एंड द स्टडी ह्यूमन बॉडी एंड वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज काइंस लॉ। एंड द लास्ट आंसर इज द थर्ड लॉ ऑफ इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन। ठीक है, एंड इंग्लिश में जो ये क्वेश्चन है इसे आप खुद ही प्रैक्टिस कीजिएगा, जो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है। नाउ यहाँ पे अब आता है अगला, ये है बेसिकली चित्र से संबंधित, मतलब सॉस बेस्ड ही है सारे। पहले संगठन का मिशन क्या है? तो प्रथम संगठन, इसका मिशन क्या होता है? इसका मिशन बेसिकली देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ नीचे करके। विशेष ओलंपिक यानी कि प्रथम संगठन का मिशन बौद्धिक विकलांग बच्चों और वयस्कों के लिए विभिन्न प्रकार के जो ओलंपिक प्रकार के खेल होते हैं उनमें साल भर का प्रशिक्षण, एथलेटिक प्रतियोगिता प्रदान करना हो, जिसमें ऐसे बच्चों में शारीरिक फिटनेस विकसित करने में, साहस का प्रदर्शन करने में, आनंद का अनुभव करने में और घटनाओं में भाग लेने का निरंतर अवसर मिलता है, वो यहाँ पे समझा। ठीक है, तो पहले संगठन का मिशन क्या है समझ गए होंगे। पहले संगठन का आदर्श वाक्य, तो पहले संगठन का आदर्श वाक्य होता है मुझे जीतने दें, लेकिन अगर मैं जीत नहीं सकता तो मुझे इस प्रयास में बहादुरी से काम लेने दो। अर्थात या तो मुझे जीतने दो, अगर मैं जीत नहीं भी सकता हूं तो मुझे अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ में इसमें काम करने दो। ठीक है, ये यहाँ पे दर्शाए। फिर है तीसरा क्वेश्चन, 1965 तक दूसरी तस्वीर के खेलों को किस रूप में जाना जाता है? ये दूसरी तस्वीर जो है इसे किस रूप में जाना जाता था? तो ये थे बधिर अंतरराष्ट्रीय मूक खेलों के लिए अंतरराष्ट्रीय अध्ययन, अर्थात जो अंतरराष्ट्रीय मूक खेल होते हैं बधिरों के लिए, उनके लिए अंतरराष्ट्रीय। 10, दूसरा फिक्चर गेम, यानी कि प्रत्येक वर्ष के बाद कब, प्रत्येक कितने वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है? तो 4 वर्षों के बाद। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, विभिन्न श्रेणियों के मानदंडों का वर्णन करते हुए इसके मूल सेट पैरालंपिक का एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो इसे आप अपने सपोर्ट मटेरियल में देखोगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। वैसे मैं आंसर इसमें लगाने वाला था, समझाने वाला था, लेकिन मैं वो लगा नहीं पाया। ठीक है, कोई नहीं, आप उसे देख सकते हैं जाके, वहां से सपोर्ट मटेरियल में मिल जाएगा आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 को इंग्लिश में देखेंगे। पहला है व्हाट इज द मिशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन? तो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या होता है? फर्स्ट मिशन ऑफ स्पेशल ओलंपिक क्या है? इजीली रीड आउट कीजिए। व्हाट इज द मोटो ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन? तो पहला क्या है? मिशन, और उसके बाद दूसरा इसका क्या है, इसका मोटो क्या है। एंड देन थर्ड, until 1965 the games in second picture were known as a international games for the
deep international silent games. And then second picture games are conducted after every 4 years. तो इस तरीके से जितने भी हमारे यहाँ पे ये क्वेश्चन थे, कौन से वाले, ये वाले, हाँ, सेक्शन डे के सोर्स बेस्ड, तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गए होंगे अच्छी तरीके से। अब आता है हमारा इस क्वेश्चन पेपर का सबसे बड़ा भाग, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को डीपली और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बेसिकली यहाँ पे 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है, 4, लेकिन आपको कोई 3 करने हैं, ठीक है, कोई 3 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 34 को समझते हैं। 34 है, अस्थमा की रोकथाम के लिए उपाय किए जाने वाले किन्हीं 4 आसनों की सूची बनाइए। स्टिक डायग्राम की सहायता से इनमें से किसी एक के प्रशासनिक प्रतिक्रिया, अर्थात अस्थमा के संबंध में 4 आसन की सूची बनानी, एक डायग्राम के संबंध में और फिर एक प्रशासन। तो सबसे पहले ये समझो अस्थमा होता क्या है और इसके कारण क्या है। तो अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो कि एक व्यक्ति के श्वास नली, जहां से वो श्वास लेता है छोड़ता है, उससे संबंधित होता है। ये नलिकाओं के भीतर श्वास नलियों में सूजन पैदा कर देती है, जो कि नलिकाओं में बहुत संवेदनशील बना देती है। जब भी सांस लेते हो, जब भी गर्म ठंडी हवा जाती है, तो एक तरीके से अस्थमा बढ़ने लगता है उनका, वो जल्दी और तेजी तेजी सांस लेने लगते हैं, तथा किसी भी प्रभावित करने वाली चीज को स्पर्श से तीखी प्रतिक्रिया करती है। इस प्रक्रिया से नलिकाओं में संकोचन होता है। इसमें फेफड़े में जो हवा होती है वो कम होने लगती है, जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट है वो जल्दी और कम धड़कना शुरू कर देता है, जिससे रोगग्रस्त व्यक्तियों को कई बार सांस लेना भी मुश्किल होता है। तो ये होता है अस्थमा। अस्थमा के कारण क्या है, तो कई बार धूल, धुआं, वायु प्रदूषण, आनुवांशिकता के आधार पर भी हो सकता है, परागकण, जानवरों की त्वचा, बाल, पंख, इन सभी के जलाने की वजह, ठीक है। तो ये है अस्थमा और अस्थमा के कारण, ये आप लिखोगे। फिर इसके 4 आसनों की सूची के लिए एक स्टिक डायग्राम। तो अस्थमा के संबंध में बहुत सारे आसन हैं, जैसे कि सुखासन है, चक्रासन है, भुजंगासन है, गौमुखासन है, पर्वतासन है, मत्स्यासन, और भी यहाँ पे 2-3 आसन थे, लेकिन आपसे 4 पूछे गए थे, मैंने आपको 6 समझा दिए हैं। बहुत सिंपल सा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे किसी एक आसन का हमें वर्गीकरण करना है, समझाना है। तो एक आसन जो कि सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा, आसानी से आप समझ जाओगे, वो है सुखासन। तो सुखासन करने से पहले की जो स्थिति है, इसमें क्या करना है आपको, दोनों पैरों पर सामने की ओर रखकर आपको सीधे बैठ जाना है। क्या, अब आपको क्या करना है, सामान्य रूप से बैठना ही सुखासन है, अर्थात जिस तरीके से सामान्य रूप से आप बैठे हो अपने दोनों पैरों को आगे करके हुए, यही सुखासन है। लेकिन करने की प्रक्रिया समझिए, बाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पैर की जगह पर रखें, यानी कि आपका जो लेफ्ट पैर है उसको क्या करना है, मोड़ते हुए अपनी राइट जगह पे रखना है, और दाएं पैर यानी कि राइट जो आपका लेग है, इसको आपको रखना है बाएं पैर की पिंडली के नीचे। सिर तथा गर्दन, सिर तथा कमर और गर्दन को एकदम सीधा रखना है, स्ट्रेट रखना है। दोनों हाथ ज्ञान की मुद्रा में, यानी कि एक तरीके से ऐसे होते हैं ना, इस तरीके से ऐसे रखने हैं। ध्यान के समय अधिक देर तक बैठने की कोशिश की जाए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके पैर में दर्द होता है तो आप अपना पैर भी बदल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और फिर वापस से उसी मुद्रा में आ जाओ, यही सुखासन। अब देखो, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यही एक विधि लिखोगे, ये जो विधि आपको मैंने यहाँ पे समझाई है, मतलब ये जो विधि के नाम मैंने आपको बताए हैं, इन विधियों में से किसी भी एक विधि को अस्थमा के संबंध में आप यहाँ पे समझा सकते हो, ठीक है। उसकी विधि क्या है, आप चाहो तो इसमें उस विधि के लाभ भी लिख सकते हो, उस विधि के लाभ भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन स्पेशल अस्थमा के लिए वो नहीं गई है, तो लाभ लिखने की वैसे जरूरत है नहीं, अगर आपका मन करे तो लिख देना, ठीक है। तो अस्थमा की रोकथाम के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, उसके लिए 4 आसनों की सूची स्टिक डायग्राम के साथ में, और किसी एक का यहाँ पे वर्णन। तो अस्थमा सबसे पहले होता क्या है और अस्थमा के कारण क्या होते हैं, इस संबंध में कौन कौन से आसन आते हैं, एंड देन एक यहाँ पे विधि। नाउ इंग्लिश मीडियम, लिस्ट डाउन एनी 4 आसन यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ अस्थमा, एक्सप्लेन to procure for administration of any one of them with help of stick diagram, ठीक है। तो अस्थमा एंड केस ऑफ अस्थमा, बेसिकली देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 34। एक बार आपकी मार्किंग स्कीम में देख लो, कुछ दिया है मार्किंग स्कीम में, कहाँ गया, हाँ देखो इस तरीके से होता है। ये जो आसन मैंने अभी समझाया ना, ये वाला आसन है, ठीक है, ये वाला आसन है जो अभी मैंने आपको समझाया, इस तरीके से ये वाला आसन है। अब यहाँ पे बहुत से आसन दिए गए, जैसा कि मैंने आपको समझाया, इसमें से आपको कोई एक ही करना था, मैंने आपको एक समझा दिया।
बस आपको क्या करना है, इस तरीके का एक आप डायग्राम बना देंगे, और अगर आप चाहो तो अगर आप ड्राइंग कर सकते हो, टाइम बचा हुआ है, तो आप चाहो तो इस तरीके से एक डायग्राम भी बना देना, एक इमेज बना देना। नाउ अब इंग्लिश में आप पहले अस्थमा समझाओगे क्या है और अस्थमा के कारण क्या, फिर एक डायग्राम इस तरीके से बता देंगे, आसन फॉर अस्थमा, इस तरीके का डायग्राम हमने बना दिया। डायग्राम बनाने के बाद किसी एक का हम यहाँ पे वर्णन कर देंगे। यहाँ पे हमने वर्णन किया सुखासन मेथड का, ठीक है, प्री पोजिशन क्या है, उसके बाद यहाँ पे किस तरीके से आपको हर एक पॉइंट को इजीली यहाँ पे समझना है, ये मैंने समझा। तो अस्थमा के संबंध में क्वेश्चन आई होप क्लियर हो चुका होगा। आगे समझिए, आगे है एस आई आयु वर्ग, जो कि हम कहते हैं एस आई आयु वर्ग 9 से 18 वर्ष। इसमें फिटनेस परीक्षण के तहत सूचीबद्ध परीक्षणों की मदद से एक तालिका बनाइए, उन्हें आयोजित करने के उद्देश्यों के साथ उनमें से किसी एक के प्रशासन की व्याख्या कीजिए। देखिए बेसिकली हमें क्या करना है कि ये जो आयु वर्ग होता है किसके अंतर्गत, एस आई ई के वन, एक सेकेंड इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेसिकली, हाँ एस ए आई, ठीक है ना, अभी मैं गलत पढ़ने वाला था, ठीक है ना, इसलिए इंग्लिश में देखना जरूरी होता है। तो एस ए आई, इस संबंध में ये जो वर्ग है 9 से 18, इसके लिए फिटनेस परीक्षण के संबंध में हमें क्या करना है, जो कुछ कुछ नहीं बल्कि 4 पूछे गए वो समझाने और एक का वर्णन करना। तो देखो यहाँ पे बेसिकली टोटल 6 से 7 होते हैं परीक्षण मद और उसके उद्देश्य। तो परीक्षण मद में सबसे पहला है 50 मीटर की स्टार्ट, ये लड़के और लड़कियां दोनों के लिए होता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है एक छात्र की दौड़ने की गति और त्वरण का निर्धारण करने के लिए। दूसरी मद है 600 मीटर रन वॉक, इसका उद्देश्य होता है एक छात्र के लिए धीरज का निर्धारण करने के लिए। सिट एंड रीच टेस्ट, इसका मुख्य उद्देश्य होता है एक छात्र के ट्रंक लचीलेपन का निर्धारण करने के लिए। आसिंग कल्लप, इसका मुख्य उद्देश्य होता है एक छात्र के पेट की ताकत और सहन क्षमता का निर्धारण करने। पुशअप लड़के और संशोधित पुशअप लड़कियों के लिए ये मद है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है एक छात्र के ऊपरी शरीर के धीरज का निर्धारण करने के लिए। स्टैटिक ब्रांड जंप, ये एक छात्र के विस्फोटक पैर की ताकत का निर्धारण करने के लिए होते हैं। शटल रन, जो कि 14 to 10 मीटर का होता है, एक छात्र की चपलता और गति का निर्धारण करने के लिए। अब इसमें देखो आप ना कुछ मेनली याद कर लो, एक तो 50 मीटर स्टैंडिंग लड़के और लड़कियों के लिए, इसमें क्या होता है एक छात्र के दौड़ने की गति और त्वरण का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। और एक होता है 600 मीटर रन, एक छात्र के धीरज का निर्धारण करता है। और सिट एंड रिच परीक्षण, ये उसके ट्रंक लचीलेपन का निर्धारण करता है। आंशिक कलप, ये उसकी ताकत सहन क्षमता पेट की उसको दर्शाता है। और भी यहाँ पे जो पॉइंट है इजीली आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको लिखनी है, एक तो परीक्षण मद क्या है और इस परीक्षण मद का उद्देश्य क्या है। तो ये 4 नंबर तो मिलेंगे आपको इस तालिका के, हालांकि आपको 4 ही बताने, मैंने आपको 6 से 7 समझाया, ठीक है ना। तो जो मैं समझा रहा हूँ उसमें से 70, 80, 60% भी याद कर लेते हो, एग्जाम में लिख दोगे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, बशर्ते जो समझा रहा हूँ उसे समझ। अब इस संबंध में किसी एक को हमें वर्णन करना है, तो जो सबसे आसान सा मुझे लगता है आपके लिए वो यहाँ पे मैं लेके आया हूँ 600 मीटर रन वॉक। इसमें आपको किसी का डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा याद करना रख दे। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है एक छात्र के धीरज का निर्धारण करने की, और बेसिकली इसमें जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो दूरी है वो यहाँ पे निर्धारित की जाती है, ठीक है। एक तो देखो ये उद्देश्य क्या है, ये एक छात्र के लिए उद्देश्य है, ये उद्देश्य उस प्रक्रिया का है, ये प्रक्रिया जल्दी से जल्दी अपनी दूरी को निर्धारित कर। इसके लिए उपकरण देखो, तो उपकरण में चिन्हों के साथ समतल और स्वच्छ क्षेत्र के साथ में एक स्टॉप वॉच होनी चाहिए, एक यानी कि एक अच्छा एरिया होना चाहिए समतल, और एक स्टॉप वॉच होनी चाहिए। प्रक्रिया समझो, छात्र को दौड़ वॉक शुरू करने से पहले दूरी के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, यानी कि जो वो रनिंग करने जा रहा है उससे पहले उसे समझा देना चाहिए कि इतनी आपकी रनिंग होने वाली है, आप इतनी तेज गति से दौड़ोगे तो इतनी जल्दी आओगे, इतनी तेज गति से दौड़ोगे तो इतना टाइम लगेगा। एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को विजुअल सिग्नल के साथ ऑन फॉर मॉक और गो का कमांड देगा, अर्थात एक अधिकारी जो है वो दूसरे अधिकारी को विजुअल सिग्नल के साथ में कहेगा ऑन या और मार्क, ऑन योर मार्क एंड गो, वैसे जैसे गो बोलेंगे वैसे ही चलना शुरू करना है। विद्यार्थी कम से कम समय में दौड़कर चलकर दूरी तय करेगा। परीक्षण एक समूह के द्वारा किया जा सकता है, या फिर 2-3 अधिकारी या फिर किसी एक अधिकारी के द्वारा तो नहीं होता है, ठीक है, कम से कम 2 अधिकारी तो चाहिए। लेकिन अधिकारियों की संख्या प्रतिभागियों की संख्या के समान होनी चाहिए, अर्थात जितने प्रतिभागी उतने अधिकारी।
स्कोरिंग, जैसे कमांड गो के बीच की दूरी को पूरा करने में लगने वाला समय, और छात्र फिनिश लाइन को 1 सेकंड के निकटतम 10वें हिस्से तक पार कर सकता है। अर्थात जैसे ही गन चलती है ना, गो, ऐसे जैसे गो बोलते हैं वैसे ही उस फिनिश लाइन तक पहुंचना और उसका परीक्षण करना, यही कहलाता है 60 मीटर रन वॉक। तो यहां पर ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 35 है, आई होप सभी बच्चों को कंप्लीटली अच्छे से समझ में आ गया, और आशा करता हूं समझ में भी आया होगा, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना। चलो अगला देखें। नाउ अब यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं, मेक ए टेबल ऑफ टेस्ट आइटम्स लिस्टेड अंडर फिटनेस टेस्ट बाय SAI एज ग्रुप 1980 along with the objective of conducting them, explain the administration of any one of them। तो सबसे पहले नाम और उसका पर्पस क्या है, या फिर परीक्षण मद, ठीक है। तो 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट बॉयज एंड गर्ल्स, 60 मीटर रन वॉक, इसका क्या पर्पस है, इसका क्या पर्पस है, सिट एंड रिस्ट टेस्ट का क्या पर्पस है, पार्टर क्लब का क्या पर्पस है, पुशअप फॉर बॉयज एंड गर्ल्स के लिए क्या पर्पस है, स्टैंडिंग बेडिंग जंप का, बोर्ड जंप का क्या पर्पस है, सेटिंग रन 4x10 मीटर का क्या पर्पस है, ये चीजें आप यहाँ पे इजीली समझ सकते हैं। एंड इसमें से जो सबसे इजीली मुझे लगता था आपके लिए होगा, वो था 60 मीटर रन वॉक। इसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इक्विपमेंट क्या चाहिए, और इसका जो प्रेस्टिट्यूट वो क्या है, ये चीजें आप यहाँ पे समझ इजीली। होप क्वेश्चन नंबर 20 नहीं 35 यू वेल अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे आखिरी के हम तकरीबन 10 मिनट और मान लीजिए, उतने में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। 36 क्वेश्चन है, लचीलेपन को इसके प्रकारों सहित परिभाषित कीजिए। लचीलापन विकसित करने के लिए किन्हीं प्रयुक्त 2 विधियों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही हम कह सकते हैं, अगर आप सही से लिखते हो तो काफी बड़ा है, और अगर छोटा लिखना चाहो तो मुझे नहीं लगता आप इसे छोटा लिख सकते, क्योंकि सबसे पहले आपको लचीलापन बताना है, इसके प्रकार बताने हैं, फिर इसमें प्रयुक्त होने वाली विधियां बतानी है। तो सबसे पहले समझो लचीलापन। सामान्य लचीलेपन से हमारा तात्पर्य है शरीर के सभी महत्वपूर्ण जोड़, जैसे कि हमारे कंधे, कूल्हे, धड़, ये सब लचीलेपन के स्तर हैं। इसका उपयोग किसी खेल आयोजन या शारीरिक गतिविधि के संदर्भ में नहीं किया जाता है। हालांकि विशिष्ट लचीलेपन को विशिष्ट खेलों से संबंधित विशिष्ट आंदोलन या आंदोलन को करने की क्षमता के रूप में समझा जाना चाहिए। यानी कि सिंपल सी बात है भाई, ये सामान्य लचीलेपन से तात्पर्य ये है कि जो हमारे सभी महत्वपूर्ण जोड़े जैसे कि कंधे, कूल्हे, धड़, ये सभी इसके स्तर में आते हैं, और ये अधिकतर सारी गतिविधियों में भाग नहीं लेते। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है, बेसिकली पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में ये बाहरी मदद से अधिक आयाम के साथ मूवमेंट करने की क्षमता को कहा जाता है, जैसे कि पार्टनर, एक्सेसरी या फिर प्रॉप की मदद से स्ट्रेचिंग करना। आप फर्श पर या दीवार पर भी इसका उपयोग कर सकते हो, ठीक है, ये चीज है। और ये कुछ चीजें यहाँ पे इजीली आप चाहो तो रीड आउट कर सकते हो। जो मैन हमारा कंटेंट था वो इस लाइन से यहाँ से लेके इतना था, ठीक है। सेकंड है सक्रिय लचीलापन। अब ये सक्रिय लचीलापन देखो, अलग से 2-3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, मैंने आपको पूरा यहाँ पे पॉइंट दिया है, मैं सिर्फ आपको जो इस क्वेश्चन का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसे समझा, ठीक है। बाहरी सहायता के लिए बिना अधिक आयाम के साथ एक आंदोलन करने की क्षमता को सक्रिय लचीलापन कहते हैं। ये गति की सीमा होती है जिसे आप अपने जोड़ को वहां रखने के लिए एवं अपनी मांसपेशियों का उपयोग करके प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अपने कंधे की मांसपेशियों का उपयोग करके अपने हाथ को अपने कान के पीछे तक लेके जाओ, जहां तक आप ले सकते हो, खींच सकते हो। ये सभी सक्रिय लचीलेपन की बात यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो इसके संबंध में इसे 2 भागों में बांट देते हैं, स्थैतिक लचीलापन है, गतिशील लचीलापन, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जितना ये मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इसमें से आप जो मैंने जितना समझाया, जैसे कि पहले पॉइंट में सिर्फ इतना याद रख लो, दूसरा पॉइंट जो है इसमें आप सिर्फ इतना याद रख लो, चाहो तो उदाहरण आपकी मर्जी है, याद रखना हो तो रख लो। फिर आता है इसमें सुधार करने एवं मदद करने वाली विधियों की चर्चा। तो सबसे पहली है यहाँ पे धीमी गति से खिंचाव। बेसिकली लचीलेपन के सुधार करने में, लचीलेपन में सुधार करने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है जोड़ों के आपस में मांसपेशियों को धीरे धीरे से खींचना। यहाँ ध्यान देने की मुख्य बात ये होती है कि स्ट्रेचिंग धीमी और बिना किसी झटकेदार होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, स्लो स्ट्रेच और होल्ड, अर्थात स्ट्रेचिंग के बाद, ठीक है,
स्ट्रेचिंग के बाद चरण अधिकतम स्ट्रेचिंग पॉइंट पर लगभग 6 से 8 सेकंड के लिए होल्ड करना चाहिए। इस पद्धति को खेल और खेल के क्षेत्र में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका माना जाता है। और फिर उसके बाद है बैलिस्टिक विधि। स्ट्रेचिंग का यह रूप गति की सीमा को बढ़ाने में, प्रयास करने में, शरीर की गति को और उसका उपयोग करने में मदद करता है। इस पद्धति में आंदोलन यानी कि पूरी जो प्रक्रिया है वो एक झूले के साथ एक लय वाले तरीके से की जाती है। स्ट्रेचिंग लेवल तरीके से होने के कारण इसे बैलिस्टिक मेथड भी कहा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। बेसिकली लचीलापन इन पॉइंट में आप समझेंगे होता क्या है। इसके दो प्रकारों में, पहला प्रकार है लचीलेपन के संबंध में पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड दूसरा है हमारा सक्रिय लचीलापन। फिर इसी में लचीलेपन की सुधार करने में विभिन्न विधियां कौन सी हैं? तो धीमी गति से खिंचाव आ जाता है, स्लो स्ट्रेच होल्ड आ जाता है और बैलिस्टिक विधि। अब यहाँ पे आता है इंग्लिश में। डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी अलोंग विद द टाइप्स, एक्सप्लेन एनी टू मेथड्स यूज्ड टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग पहले आप समझाएंगे आखिरकार फ्लेक्सिबिलिटी होती क्या है एंड फॉलोइंग इज टाइप्स। तो सबसे पहले पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, इसको आप आसानी से रीड आउट कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चे, ठीक है। देन जो सेकंड होती है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, ये क्या है, इसका एग्जांपल क्या है और इसके दो टाइप्स कौन से होते हैं, कैटेगरीज कौन होती है। देन the various method that can help to improve flexibility are discussed below. तो स्लो स्ट्रेचिंग, स्लो स्ट्रेच होल्ड एंड बैलिस्टिक मेथड, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन 36 जो था इजीली समझ में आ गया होगा और आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा ये बन, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। अच्छा, अभी तक मैंने आपको कोई होमवर्क नहीं दिया है ना, तो होमवर्क आपके लिए ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मतलब देखो, पहले तो ये है कि प्रक्षेप को आपको परिभाषित करना है इसके उदाहरणों की सहायता से, ठीक है, और कोई दो कारक लिख ले। तो आपने क्या करना है, जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखो इस क्वेश्चन के संबंध में। मुझे लगेगा कि इस बच्चे ने सही समझाया है तो उसे पिन कर दूंगा, बाकी बच्चे भी इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश में देखेंगे तो डिफाइन प्रोजेक्टाइल एंड एक्सप्लेन एनी टू फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल विद हेल्प ऑफ एग्जांपल फ्रॉम स्पोर्ट्स। देखो इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो इजीली से समझ सकते हैं, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी, इनिशियल वेलोसिटी है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन हाई इलेवेंट ऑन द लैंडिंग सरफेस है, एयर रेसिस्टेंस है, ग्रेविटी है, इसमें ये सारी चीजें। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो सिंपल सा जो है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे पॉइंट आपको समझ में आ गए हैं और जो है आंसर आप लिख ही दोगे। तो अब यहाँ पे क्या है, हिंदी मीडियम के बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या मतलब है इन सभी का, इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एक होमवर्क तो चाहिए ना भाई, सभी को चाहिए होगा, ठीक है। बाकी इसका आंसर जो है वो मैं अपनी तरफ से कमेंट में पिन करने की कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे आज का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट विद सॉल्यूशन के साथ। सीबीएसई की साइट पे यही क्वेश्चन पेपर आपको कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में देखने को मिलेगा, जितने भी क्वेश्चन, लेकिन हर एक क्वेश्चन को विद सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन प्लस एग्जांपल इन हिंदी एंड लैंग्वेज, दैट इज द वर्क इज वेरी डिफिकल्ट। तो मेरा कहने का आपसे यही है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन पेपर आपको कंप्लीटली समझ में आ गया हो, सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ के शक्ति वाला, और ये जो 37 है ये तो मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ा है, ठीक है। आई होप हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, चाहे एमसीक्यू बेस्ड हो, चाहे आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, 3-3 मार्क्स के, 2-2 मार्क्स के, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको समझाने की कोशिश की गई है। इस तरीके का जो एक कंटेंट है उसे बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत टाइम लगता है, और तकरीबन एक क्वेश्चन पेपर को डिजाइन करने में, आंसर को बनाने में, आप खुद सोचिए ना कि हिंदी से इंग्लिश, उसके बाद में इस तरीके से डिजाइन करना, हर एक क्वेश्चन को इजीली वे में फॉर्म करना, बहुत सारा टाइम लगता है। तो इसलिए बस सिर्फ एक चीज चाहता हूँ आपसे, वीडियो को लाइक करो और दूसरी शेयर करो। सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, क्योंकि जब अच्छा कंटेंट मिलेगा तो सब्सक्राइब तो सभी करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।